हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, इतिहास कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर खंड ब के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरू और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न जो है चौथा है हमारा, क्योंकि खंड ब चौथे प्रश्न से शुरू होगा। तो लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई। तो आपको लिखना है कि सिंधु सभ्यता में विलासिता की वस्तुओं में फायांस जो है वो घिसी हुई रेत अथवा बालू रंग का एक पदार्थ होता था। ठीक है, तो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया गया पदार्थ था। तो एक तो फायांस से बने लघु पात्र मिले हैं जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। मतलब ये विलासिता की वस्तु है, जैसे आजकल इत्र वगैरह जो रखा जाता है, इस प्रकार के पात्र जो उस समय प्रयुक्त होते थे जिसमें सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था। संचयों से स्वर्णाभूषण भी प्राप्त हुए हैं, यानी सोने के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। तो ये विलासिता की वस्तुएं जो है वो प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं को दो भागों में, एक तो विलासिता की वस्तुएं और एक रोजमर्रा की वस्तुओं को रूप में विभाजित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, देवनाम पिय और पिय दस्सी का अर्थ बताइए। देवनाम पिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय और पिय दस्सी का अर्थ होता है दिखने में सुंदर। तो ये जो दो उपाधियां हैं, देवनाम पिय और पिय दस्सी, ये सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियां थी। अगला प्रश्न है छठा, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे कि मातृवंशिकता से आशय है वंश परंपरा का माँ से जुड़ा होना। अगर प्रश्न को आपने धीरे धीरे अच्छी तरह से याद कर लिया तो आपके सारे प्रश्न राइट हो जाएंगे। और अगर आप हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से हमारे सभी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है, इस प्रकार मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है सातवां, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है। देखिए, इब्न बतूता ने बड़े रोचक ढंग से नारियल का वर्णन किया है। तो ये प्रश्न आ सकता है, आपको याद रखना है कि इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है। आप लिखेंगे कि इब्न बतूता के अनुसार नारियल का वृक्ष अनोखा और आश्चर्यजनक वृक्षों में से है। वृक्ष की बात हुई है पहले, तो ये बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। नारियल से काष्ठ फल प्राप्त होता है। नारियल मानव सिर जैसा है क्योंकि इसमें भी दो आंखें और एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। इससे रस्सी बनाई जाती है। तो इस तरीके से इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किया है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, किन्हीं दो सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि दो सूफी सिलसिले इस प्रकार हैं। एक है कादरी सिलसिला, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। दूसरा लिखेंगे चिश्ती सिलसिला, इसका नामकरण इसके जन्म स्थान पर हुआ। चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। तो ये हमने लिख दिए दो सूफी सिलसिलों के नाम। अगला प्रश्न है, अमर नायक के दो अधिकार बताइए। देखिए, एक तो होते थे नायक और एक होते थे अमर नायक, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा, दोनों एक ही नहीं है। तो अमर नायक के दो अधिकार आपको लिखने हैं। तो अमर नायक के दो अधिकार, पहले तो ये था कि अमर नायक अपने राज्य क्षेत्र में किसानों, शिल्प कर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व एवं अन्य कर वसूल करते थे। याद रखिएगा, इन्हें कर वसूलने का भी अधिकार था। ठीक है, तो ये कर वसूल करते थे और साथ ही साथ अमर नायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। तो जो राजस्व वसूल करते थे ये, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे और बाकी हिस्सा जो है वो अपने सम्राट को भेज देते थे। नेक्स्ट प्रश्न 10, स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे कि गोपुरम मंदिर स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बनवाए। राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है,
ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिखेंगे कि ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, उपरोक्त कथन किसने व किस रियासत के बारे में कहा? तो आप लिखेंगे कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, उपरोक्त कथन 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था। तो अवध की जो रियासत थी इसके बारे में लॉर्ड डलहौजी का ये कथन था। नेक्स्ट प्रश्न 13। आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए? तो गांधी जी प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाते थे और खादी से बने वस्त्र ही पहनते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। चरखा चलाने से गांधी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद मिली। इस प्रकार चरखे के साथ वे राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां। प्रश्न है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? लिखेंगे आप पॉइंट वाइज कि विद्रोह का दमन करने के लिए नए कानून पारित किए गए। पॉइंट नंबर 2 है पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। फौजी अफसरों के अतिरिक्त आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों को सजा देने का अधिकार दे दिया गया। विद्रोह की एक ही सजा थी, मौत ए सजा। जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया और तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां भी मंगवाई गई और स्वामी भक्त जमींदारों को पुरस्कृत किया और विद्रोही जमींदारों को जमीनों से बेदखल कर दिया गया। तो इस तरीके से 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ये अनेक कदम उठाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। किताब उल हिंद की विशेषताएं बताइए। तो आप लिखेंगे कि किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल बिरूनी की किताब है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। तो ये जो किताब है किताब उल हिंद, ये एक तो पहली बात तो याद रखना कि अरबी भाषा में लिखी गई है और ये अल बिरूनी की किताब है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है इसमें कि इसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों एवं प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, मापन तंत्र, कानन विज्ञान आदि विषयों का इसमें विवेचन किया गया है। नेक्स्ट और इसमें लिखना है आपको अगला पॉइंट कि इसमें एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है जिसमें आरंभ में एक प्रश्न, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना की गई है। और अंतिम पॉइंट लिखना है कि यह ग्रंथ अपनी स्पष्टता एवं पूर्वानुमेयता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपको लिखना है 16वां प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। 16वां प्रश्न लिखना है कि लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखेंगे कि 1817 में कलकत्ता में एक कमेटी बनाई गई जो सरकार की मदद से नगर नियोजन का कार्य करती थी। यह कमेटी धन की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर करती थी। तो लॉटरी बेचकर के जो पैसा मिलता था इन्हें, इसलिए इसका नाम लॉटरी कमेटी पड़ा था और ये पैसा नगर के विकास के लिए काम में लिया जाता था। लॉटरी कमेटी ने एक नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता शहर की संपूर्ण तस्वीर सामने आ सके। इनके कार्यों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी के किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ये व्यवस्था की थी। तो ये हमने देखा एक छोटा सा वीडियो जो कि हिस्ट्री का था और इसमें हमने खंड ब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे। आने वाले वीडियोस में आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर खंड अ, ब, स और द सभी खंडों से मिलेंगे। साथ ही साथ एक मानचित्र अध्ययन की भी क्लास आपके लिए रहेगी। तो अगर जो नए स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।